नमस्कार। मैं करुणा भारद्वाज वीडियो की श्रृंखला में आज जो टॉपिक लेकर के आई हूँ ये विशेष रूप से प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए है, क्योंकि ये किसी भी भाषा के लिए सबसे प्रारंभिक टॉपिक है। वर्ण विचार। वर्ण का मतलब लेटर। किसी भी भाषा को व्यक्त करने के लिए ध्वनियां होती हैं। उन ध्वनियों को लिखित रूप में प्रकट करने के लिए लिपि होती है। इन लिपि चिन्हों को वर्ण कहते हैं। जो लिपि होती है इन लिपि चिन्हों को वर्ण कहते हैं। वर्ण को हिंदी में अक्षर भी कहा जाता है। अक्षर माने जिसका क्षरण ना हो, टूटे ना। ये लघुत्तम इकाई है, यानी सबसे छोटी इकाई है। वर्ण सबसे छोटी इकाई है, इससे छोटा कुछ भी नहीं हो सकता। आइए एक बार बोर्ड पर भी देखते हैं इसकी परिभाषा। कोई भी भाषा ध्वनियों द्वारा ही प्रकट होती है। उन ध्वनियों को व्यक्त करने के लिए लिपि चिन्ह होते हैं। इन्हीं लिपि चिन्हों को वर्ण कहा जाता है। यानी किसे वर्ण कहते हैं? लिपि चिन्हों को। भाषा की सबसे छोटी लघुत्तम इकाई ध्वनि है। इन ध्वनियों को व्यक्त करने वाले लिपि चिन्ह को वर्ण कहते हैं। हिंदी में वर्ण को अक्षर भी कहते हैं। अक्षर अर्थात जिसका क्षरण ना हो, टूटे ना। वर्ण के टुकड़े नहीं किए जा सकते, यानी शब्द के टुकड़े किए जा सकते, वाक्य के किए जा सकते, वर्ण के टुकड़े नहीं किए जा सकते। ये अपने आप में सबसे छोटी इकाई है। अब आते हैं, जब वर्ण हो गया तो वर्णमाला। वर्णों के व्यवस्थित क्रमबद्ध स्वरूप को वर्णमाला कहते हैं। किसे कहते हैं? वर्णों के व्यवस्थित क्रमबद्ध स्वरूप को वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला में विशेष रूप से दो भेद हैं। आइए, चूंकि हमारी हिंदी की लिपि जो है वो देवनागरी लिपि है, इसलिए देवनागरी के अनुसार इसके दो भेद होते हैं। आइए देखते हैं। स्वर। तो देवनागरी में इस लिपि के अनुसार स्वरों की संख्या 11 है। स्वरों के दो भेद होते हैं, बल्कि हम कहें तो 3 भेद होते हैं। एक और भी भेद होता है जिसको हम जनरल नहीं बताते, विशेष रूप से बताते। सामान्यतः हम 2 ही बताते, लेकिन जैसे जैसे इसकी कक्षाओं में इसका वर्णन विवरण बढ़ता है और हम तीसरे भेद को भी शामिल करते हैं। अब आते हैं स्वर की परिभाषा। देवनागरी वर्णमाला के अनुसार स्वरों की संख्या 11 है। स्वरों के उच्चारण में श्वास वायु बिना रुकावट के मुंह से निकलती है। यानी हम स्वर और व्यंजन को अलग कैसे कर सकते हैं? इसके लिए जब हम उच्चारण करते हैं और वायु बिना रुकावट के जब निकलती है तो वो स्वर होते हैं, और जब रुकावट के साथ निकलती है तो वो व्यंजन होते हैं। अब स्वर के 3 भेद जो आते हैं, आइए उन पर चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले हर्ष स्वर, जिनकी संख्या 4 है। दीर्घ स्वर, जिनकी संख्या 7 है। प्लुत स्वर। अब ये तो हमारे 3 भेद थे। यहां पर हमने पूरे आपको स्वर दिए हैं, उनकी मात्राएं भी दी हैं। छोटा इसकी अपनी कोई मात्रा नहीं होती। बड़ा इसकी मात्रा 1 खड़ी पाई। छोटी ई इसकी मात्रा बाईं तरफ से होती है, दाहिनी तरफ जाती है। बड़ी इसकी दाहिनी तरफ से बाईं तरफ जाती है। छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, आए, ओ, औ। क्योंकि अंग आहार जो होते हैं वो अयोगवा होते हैं। अब हमने एक व्यंजन पर इन मात्राओं को लगाकर भी दर्शाया है। का, इस पर कोई मात्रा नहीं है। फिर का, कि, को, कु, क्री, के, कै, को, कौ। एक चीज विशेष ध्यान देने की है, जब हम यहाँ पे आई पे मात्रा लगाते हैं तो एक लगाते हैं। जब ये स्वर के रूप में आता तो इसमें सिर्फ एक मात्रा लगती है, क्योंकि ए में हमारी मात्रा होती नहीं, आई में एक। लेकिन जब हम व्यंजन पे लगाते हैं तो आई में 2 मात्राएं होती हैं। अब आते हैं स्वरों के भेद पे। तो जैसे कि मैंने पहले बताया, भेद बताए। हर्ष स्वर। हर्ष स्वर, इनको मूल स्वर भी कहते हैं। इनके उच्चारण में कम समय लगता है। ये जैसे मैंने बताया था 4 होते हैं। इन्हें छोटा, छोटी ऐसे भी बोलते हैं। अ, इ, उ, री। अब आते हैं दीर्घ स्वर।
हर्ष स्वर से दुगना समय, इनके उच्चारण में हर्ष स्वर से दुगना समय लगता है और इनकी संख्या 7 होती है। बड़ा, बड़ी, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ, औ। ये देखिए, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। अब आते प्लुत स्वर। प्लुत स्वर का प्रयोग सामान्य नहीं होता, विशेष उसमें होता है। जैसे हम कभी बोलते हैं ओम, इसमें हर्ष स्वर से 3 गुना समय लगता है। यानी हर्ष स्वर में मूल स्वर जो होता है उसमें जितना समय लगता है उससे दुगना दीर्घ स्वर में और प्लुत स्वर में 3 गुना। पीटी करते समय हम बोलते हैं सावधान, तो वैसे हम सावधान बोलते हैं तो एक साथ बोलते हैं सावधान, लेकिन जब पीटी करते समय इसका उच्चारण करते हैं तो बोलते हैं सावधान। तो हमने यहाँ पे सा में सा को और खींचा सा के बाद, और इसका चिन्ह अंग्रेजी के एस की तरह होता है, जिससे हमें पता लग जाता है कि ये प्लुत स्वर है और इसमें हमें मूल स्वर से 3 गुना समय लेना है। अब आता है आगत स्वर। आगत मतलब आया हुआ। ये हमारी भाषा का नहीं है, ये विशेष रूप से अंग्रेजी शब्दों में ही प्रयुक्त होता है। ये आ और ओ दोनों के बीच का समझो कि ना तो इसका उच्चारण आ होता है ना ओ होता है, इसका उच्चारण होता है औ। जैसे हम लिखते हैं डॉक्टर, डी ओ जब लिखेंगे तो, लेकिन डॉक्टर नहीं बोलेंगे, बोलेंगे डॉक्टर। चॉकलेट, चॉकलेट नहीं बोलेंगे, चॉकलेट। तो ये अंग्रेजी का आगत स्वर है। इसका चिन्ह जो है वो अर्धचंद्र है। हिंदी में जो चंद्र बिंदी होती है उसमें बिंदी भी होती है अर्धचंद्र के साथ, लेकिन जो इंग्लिश का होता है इसमें सिर्फ हमारा अर्धचंद्र होता है, इसमें बिंदी नहीं होती। अब आते हैं इनके उपभेद पे। तो उपभेद में अनुनासिक स्वर आते हैं। अनुनासिक स्वर यानी जो बोलते समय जिनकी हवा जो है मुंह और नाक दोनों से निकले, उनको हम अनुनासिक स्वर कहते हैं। इनमें चंद्रबिंदी होती है, इसका चिन्ह जो है वो चंद्रबिंदी है। यहां हमने कुछ स्वरों पे इस मात्रा को लगा के दिखाया है। इसके अलावा स्पर्श स्वर का हर 5वां अक्षर पंचमाक्षर अनुनासिक होता है। अनुस्वार, इन स्वरों के उच्चारण में हवा केवल नाक से निकलती है। उधर हमने बताया था हवा मुख और नाक से निकलती है, लेकिन अनुस्वार में हवा केवल कहां से निकलती है? नाक से निकलती है। चूंकि स्वरों के साथ प्रयुक्त होने के कारण ये व्यंजन नहीं बन पाते और स्वतंत्र रूप से प्रयोग होने के कारण स्वर भी नहीं होते, तो ना तो ये स्वर होते हैं ना व्यंजन होते हैं। ये अयोगवाह में आते हैं। अयोगवाह में 2 तरह के आते हैं। एक इसको हम अंग बोलते हैं, इसका चिन्ह ऊपर बिंदी है। दूसरा आहा, इसमें हा का उच्चारण आता है। इसमें हम किसी भी वर्ण पर विसर्ग लगाते हैं। इस तरह ये हमारे अनुस्वार और अयोगवाह के अंतर्गत आने वाले दोनों स्वर हो गए। अब आते हैं व्यंजन पे। इधर स्वर वाला हमारा पूरा हो गया। अब व्यंजन पे आते हैं। व्यंजन किसे कहते हैं? तो इन वर्णों के उच्चारण में रुकावट एवं घर्षण होता है। तो जिन वर्णों के उच्चारण में बोलते समय वायु रुकावट या घर्षण के साथ आती है, स्वरों में बिना रुकावट के आती है, व्यंजन में रुकावट या घर्षण के साथ आती है, उन्हें व्यंजन कहते हैं। व्यंजन के भेद 3 मुख्य भेद है व्यंजन के: स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। इसके अलावा भी 2 हैं, संयुक्त व्यंजन और द्वित्व व्यंजन। आगे इनका भी विवरण समझाएंगे। तो सबसे पहले आते हैं हम स्पर्श व्यंजन। इनकी संख्या 25 होती है। का से लेकर मां तक वर्णमाला के क्रम में जितने भी वर्ण आते हैं ये स्पर्श व्यंजन कहे जाते हैं। प्रत्येक वर्ग में 5-5 वर्ण होते हैं, यानी 5-5 अक्षर होते हैं। प्रत्येक वर्ग का नाम उसके पहले अक्षर के नाम पर दिया जाता है। आइए इसको बोर्ड पर भी देखते हैं। का से लेकर मां तक के सभी व्यंजन स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। इसका उच्चारण करते समय श्वास वायु विशेष उच्चारण स्थान को स्पर्श करती हुई बाहर निकलती है, यानी हर वर्ग के लिए अलग अलग स्थान है। इनके 5 वर्ग होते हैं।
प्रत्येक वर्ग में 5-5 वर्ण होते हैं। प्रत्येक वर्ग को वर्ग के प्रथम अक्षर से जाना जाता है। जैसे का वर्ग। अब जब मैंने का वर्ग लिया, का, खा, गा, घा, इया, 5 अक्षर है। च वर्ग, चा, छा, जा, झा, इया, 5 अक्षर है। एक बात और, व्यंजन तब तक अधूरे होते हैं जब तक इनके साथ स्वर न मिले, इसीलिए इनमें हलंत लगाया जाता है। ट वर्ग, टा, ठा, डा, ढा, णा। ता वर्ग, ता, था, दा, धा, ना। पा वर्ग, पा, फा, बा, भा, मा। तो ये स्पर्श व्यंजन थे जो मैंने बताए थे कि ये 25 होते हैं, प्रत्येक वर्ग में 5-5 होते हैं। अब आते हैं अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन ये मध्यवर्ती से प्रतीत होते हैं, अर्थात ये बीच में स्थित होते हैं। ये 4 होते हैं, या, रा, ला, हुआ। आइए बोर्ड पर भी देखते हैं। अंतस्थ अर्थात बीच में स्थित होना। इनका उच्चारण स्वरों और व्यंजनों के मध्यवर्ती सा प्रतीत होता है, यानी दोनों के बीच में प्रतीत होता है। ये 4 होते हैं, या, रा, ला, हुआ। अब आते ऊष्म व्यंजन, जिनका उच्चारण करने से मुख से ऊष्मा निकलती है, हवा में ऊष्मा निकलती है। ये भी 4 होते हैं। 3 हमारे शा, 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 सा और हा। इन व्यंजनों का उच्चारण करते समय मुख से ऊष्मा, गर्मी से उत्पन्न होती है। इसका मुख्य कारण है वायु का मुंह के अंगों के साथ घर्षण। क्यों ऊष्मा निकलती है? क्योंकि वायु का मुंह के साथ घर्षण होता है। इनकी भी संख्या 4 है, मैंने बताई। तीनों शा, 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 सा, हा। अब आते संयुक्त व्यंजन। इनके अलावा हमारी वर्णमाला में संयुक्त व्यंजन भी होते हैं। ये भी मुख्य 4 हैं, क्ष, त्र, ज्ञ, श। 2 व्यंजनों के परस्पर मेल से जो व्यंजन बनता है उसे संयुक्त व्यंजन कहते हैं। संयुक्त का मतलब ही है जुड़ा हुआ, यानी 2 व्यंजन जिसमें आपस में जुड़े हुए हैं वो संयुक्त व्यंजन है। जैसे क्षा, कक्षा वाला छा जो बनता है, क्षत्रिय वाला छा जो बनता है, वो का प्लस शा, षटकोण वाला छा। त्रा जो बनता है, ता प्लस रा, ज्ञा, ज्ञानी वाला, जा प्लस इया, श्रा, श्रीमान, श्रीमती, श्रमिक, शा प्लस रा, श्र। ये थे संयुक्त व्यंजन। इसके अलावा द्वित्व व्यंजन भी आते हैं। द्वित्व माने 2 व्यंजन लगातार साथ में। अब वो अमूमन उसमें क्या होता है, एक आधा होता है और एक पूरा होता है। यहाँ द्वित्व व्यंजन के भी मैंने उदाहरण दिए हैं। जब एक व्यंजन 2 बार आता है तो उसे द्वित्व व्यंजन कहते हैं, और ये जरूरी है कि साथ साथ आए 2 बार। ऐसा नहीं है कि एक आ गया है फिर बीच में कोई दूसरा है और फिर आ जाए। तो जैसे मक्का, पक्का, छज्जा, लड्डू, पल्ला, बच्चा, मिट्टी, चप्पा, सत्ता आदि। ये यहाँ पे जैसे। फिर वर्णों का उच्चारण स्थान। हिंदी भाषा इतनी वैज्ञानिक है कि प्रत्येक वर्ण का उच्चारण स्थान निर्धारित है। कौन सा वर्ण कहां से निकल रहा है, इसका उच्चारण स्थान निर्धारित है। आगे इसको हम आपको एक डायग्राम द्वारा भी बताएंगे और इसको एक टेबल फॉर्म में भी इसका एक्सप्लेनेशन करेंगे, उससे भी इसका विवरण देंगे। वर्णों का उच्चारण स्थान। तो आप देखिए हिंदी वर्णमाला में सभी वर्णों का उच्चारण स्थान अलग अलग है। अब हम यहाँ पे उच्चारण स्थान आपको दिखाते हैं, हम चित्र के माध्यम से भी दिखाते हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं कंठ से। कंठ यानी गला, कंठ्य, यहाँ हमने लिखा है कंठ यानी से, तो कंठ्य माने गले से। तो गले में जो हमारी स्वर तंत्रिका होती है यहाँ से, उसके बाद हम आते हैं और इससे ऊपर चलते हैं तालु, ये जो आपका ऊपर का हिस्सा होता है, हार्ड पार्ट। उसके फिर और आगे बढ़ते हैं मूर्धा, जो उसके और आगे होता है, ये सॉफ्ट पार्ट होता है। उसके बाद आते हैं जीवा पे, दंत्य, दंत्य, ओष्ठ, फिर होठ, होठ के बाद कंठ तालव्य यानी कंठ और तालु दोनों के स्पर्श से, दंतोष्ठ, दांत और होठ दोनों के स्पर्श से, कंठोष्ठ, कंठ और होठ
दोनों के स्पर्श से। तो अब सबसे पहले देखते हैं कंठ से यानी गले से। छोटा बड़ा ये हमारे स्वर हो गए, और आहा ये अयोगवाह का एक हो गया। इसके बाद ये हमारे जो स्पर्श व्यंजन है ये क्रमानुसार है, इसलिए इसमें आपको ज्यादा याद करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। कंठ इसी क्रम में आप रखेंगे तो ये क्रमानुसार आपको मिल जाएंगे। अब आपको इसमें याद करना है आ स्वर में शुरू हो गया हमारा, आहा हो गया, याद करना है केवल हा। उसके बाद का वर्ग पूरा है। अब आते हैं तालव्य यानी तालु से। तो छोटी बड़ी, फिर चा वर्ग आ गया, जैसे कि मैंने कहा क्रमानुसार वर्ग है, चा छा जा झा इया, या और रा, या और शा, ये शलजम वाला शा। ये आपको दो याद करने हैं इसमें। आ और ई क्रमानुसार है तो इसमें भी अधिक याद नहीं करना है, या और शा याद करना है। अब मूर्धन्य माने मूर्धा से, जीवा के ऊपर से, टा ठा डा ढा ड़ा, ये टा वर्ग हो गया। फिर चूंकि डा और ढा इसी से रिलेटेड है, इसी तरह का है, तो ढा और ड़ा ये भी आ गया, इसमें भी हमने यहां से जोड़ दिया। अब आपको याद करना है री से ऋषि, और ये शा तीनों क्रमानुसार हैं। ऊपर से एक छोड़ के हम तालु से शुरू करेंगे तो शा षटकोण वाला शा, और दंते से सपेरा वाला सा। इस क्रम से अगर हम याद करेंगे तो हमें बड़ी आसानी से इनका उच्चारण स्थान याद हो जाएगा। अब दंते माने दांत से, तो ता था ता वर्ग का हो गया पूरा। ला और सा हमें याद करना है, सा हमने बता ही दिया क्रमानुसार है, ला और सा याद करना है। उसके बाद ओष्ठ माने होठ से, तो वर्ग में आते हैं तो हम पा वर्ग हो गया, और छोटा ऊ बड़ा ऊ। और हमारा आ ई उ, ई के बाद दो हमने छोड़े हैं, तो दो में एक छोड़ने पे हमारा री से ऋषि है। थर्ड वाले में री से ऋषि है, चौथे वाले में कोई भी स्वर नहीं है, पांचवे वाले में ऊ है, पांचवे वाले में ऊ है, पावर है। अब आते हैं कंठ और तालु दोनों से। तो कंठ और तालु दोनों से यहाँ देखो आ और आ, ई और ई, आ और ई मिलके ए होती है, और आ और ई मिलके आई होती, तो ए आई है हमारे कंठ और तालु से हो गए। अब दूसरे रिलेट करते हैं दंतोष्ठ में, केवल हमारा वा है। कंठोष्ठ यानी कंठ गले और होठ से, औष्ठ माने होठ से। अब हमारा आ और ऊ, आप देखो कंठ से आ है और ओठ से ऊ है, इन दोनों को मिला के हमारा ओ हो गया ओ, और आ और ऊ इन दोनों को मिला के हो गया आओ। तो ये दोनों जो हैं, ये दोनों मिले और ऊ मिले तो ये हो गया कंठोष्ठ, और ई आ और ई मिले तो ये हो गया कंठोतालव ए आई। ये थे उच्चारण स्थान। और पंचम अक्षर यानी जो हमारी अंक की मात्रा है, अंक की मात्रा जिसमें भी आती है वो अनुनासिक कहे जाते हैं, यानी नाक के द्वारा बोले जाते हैं। अब आते हैं उच्चारण के आधार पर व्यंजन के भेद यानी प्रयत्न। वो स्थान थे, इनको प्रयत्न बोलते हैं। अब श्वास की जो हमारी गति होती है, श्वास की जो मात्रा होती है, ये उसके आधार पर है। श्वास प्राण यानी जो हम बोलते हैं उसके आधार पर है। तो इसके आधार पर दो हैं, अल्प प्राण और महाप्राण। यानी जिन व्यंजनों को बोलने में कम समय लगता है, कम ऊर्जा खर्च होती है, कम ताकत लगती है, कम प्रयत्न करना पड़ता है, वो अल्प प्राण होते हैं। स्पर्श व्यंजन में ये प्रत्येक वर्ग के प्रथम, तृतीय और पंचम अक्षर होते हैं। इसके अलावा ये अंतस्थ व्यंजन होते हैं। तो कौन कौन से होते हैं? स्पर्श व्यंजन में प्रथम, तृतीय और पंचम, और अंतस्थ व्यंजन यारा लावा। इन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में कम समय लगता है और कम प्रयत्न करना पड़ता है, जैसे का गा ड़ा। अब इसमें हमने दूसरा और चौथा नहीं लिया है। चा जा या, टा ठा डा, टा डाड़ा, और फिर ये ड़ा, फिर ता लिया, था नहीं लिया, दा ना, पा बा मा, ये प्रथम, तृतीय, पंचम हो गए। उसके बाद हमारे ये अंतस्थ आ गए, या रा ला वा। अब आते हैं महाप्राण, यानी जिन व्यंजनों को बोलने में अधिक समय लगता है उनको महाप्राण कहते हैं। स्पर्श व्यंजन के बचे हुए अर्थात दूसरे और चौथे व्यंजन इस श्रेणी में आते हैं। इसके अलावा ऊष्म व्यंजन, अगर हम एक साधारण सी भाषा में कहें
तो अगर जिसमें हा का उच्चारण आता है, जैसे का हमारा प्राण में आया खा, के एच, चा उधर आया तो छा सी इसमें डबल एच आ गया सी में, क्योंकि चा में ऑलरेडी हमारा एक था। झा, जे जे एच, यानी जिनमें थोड़ा सा हा का उच्चारण आता है वो महाप्राण में आते हैं। तो इसमें दूसरे और चौथे व्यंजन तो आते ही हैं, इसके अलावा ऊष्म व्यंजन जो हमारे चार होते हैं, तीनों प्रकार के शा और हा, ये आते हैं। अब आप यहाँ पर देखिए कि इन व्यंजनों के उच्चारण में अधिक समय लगता है, अर्थात अधिक प्रयत्न करना पड़ता है। जैसे खा घा, छा झा, ठा ढा, और इसी से संबंधित रहा था धा फा भा शा शा सा हा। अब इसमें केवल एक सा हमारा ये वाला ऐसा है कि जिसमें हा का उच्चारण नहीं होता, बाकी सभी व्यंजनों में आप देखिए हल्का सा हा का उच्चारण आता है। अब स्वर तंत्रियों में जो कंपन होता है, उस कंपन के आधार पर भी व्यंजन के भेद होते हैं। तो उसके आधार पर स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर व्यंजन के दो भेद होते हैं, सघोष और अघोष। स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर अभी मैंने बताए थे दो प्रकार के, सघोष और अघोष। तो घोष का अर्थ होता है कंपन, नाद या गूंज। तो जिन व्यंजनों को, जिन ध्वनियों को उच्चारित करने में स्वतंत्रियों में कंपन होते हैं वो सघोष होते हैं। आइए बोर्ड पर भी देखते हैं। इनमें प्रायः सघोष में तीसरे स्पर्श व्यंजन के तीसरे, चौथे और पांचवें अक्षर, और इनके अलावा अंतस्थ व्यंजन या अलावा ऊष्म व्यंजन का केवल हा। अब स्पर्श व्यंजन के मैंने जैसे बताया तीसरा, चौथा और पांचवा, तो गा घा अड़ा, जा झा या, दा ढा ड़ा, दा धा ना, बा भा मा ड़ा ड़ा तथा यारा लावा और हा। अब अघोष यानी जिनमें कंपन नहीं होता, स्वर तंत्रियों में कोई नाद गूंज कंपन नहीं होता, वो अघोष होते हैं। तो बचे हुए वर्ण हमारे इधर आ गए। इसमें हमारे सघोष में समस्त स्वर भी आ गए और व्यंजन भी आ गए। जितने व्यंजन है तीसरे, चौथे, पांचवें, और अंतस्थ व्यंजन चारों, और ऊष्म का हा। अब स्वर चूंकि ऊपर आ चुके हैं, सभी में स्वर तंत्रियों में कंपन होता है। अब अघोष में केवल व्यंजन है। कौन कौन से व्यंजन है? इनके उच्चारण में जो शेष बचे हुए अर्थात स्पर्श व्यंजन के सभी वर्गों के पहले और दूसरे व्यंजन, और ऊष्म के तीनों शा। तो जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता उन्हें अघोष कहते हैं। स्पर्श व्यंजन के समस्त वर्गों के, यानी जो पूरे 5 वर्ग हैं उनके प्रथम, द्वितीय तथा ऊष्म व्यंजन के तीनों प्रकार के शा। अब उदाहरण भी मैंने दिया है, जैसे का खा, चा छा, टा ठा, ता था, पा फा, फा ये उर्दू वाला भी है, ता था, शा शा सा। अब आते वर्ण विच्छेद, कि जब हम किसी शब्द को उसके वर्णों, शब्द में अलग अलग करते हैं, उसके टुकड़े करते हैं, किसी भी शब्द के हम टुकड़े करते हैं तो वर्णों को, उसको हम कहते हैं वर्ण विच्छेद। क्योंकि कोई भी व्यंजन तब तक पूरा नहीं होता जब तक कि उसमें स्वर न मिला हो, अर्थात वो व्यंजन है तो वो अधूरा है, आधा है, और उसको शो करने के लिए, उसको प्रदर्शित करने के लिए हम हलंत लगाते हैं। तो वर्ण विच्छेद में हम प्रत्येक वर्ण को अलग अलग करके देखते हैं कि किस व्यंजन के साथ कौन सा स्वर मिला हुआ है। यहाँ पर हमने उदाहरण भी दिए हैं। किसी भी शब्द के वर्णों को अलग अलग करना वर्ण विच्छेद कहलाता है। अब यहाँ हमने 3 प्रकार के उदाहरण दिए हैं। कक्षा, अब यह हमारा का व्यंजन है, इसमें आ मिला हुआ है तो का प्लस आ। फिर क्षा हमारा चूंकि संयुक्त व्यंजन है तो इसमें का प्लस शा प्लस आ का प्रयोग है। उसके बाद आप दूसरे पे आते प्रयोग। अब प्रयोग में पा और रा, ये भी हमारा संयुक्त व्यंजन है, तो पा और रा, पा प्लस रा, ये दोनों मिलाने के बाद स्वर हमारा है पा प्लस रा प्लस आ प्लस या प्लस ओ प्लस गा प्लस आ। यहाँ एक विशेष ध्यान देने वाली बात और है कि जब रा के बाद स्वर आता है तो रा नीचे तिरछी लाइन में लगता है, और जब रा जो है स्वर रहित होता है, उसके साथ स्वर नहीं होता,
तब वो ऊपर चढ़ता है, शीर्ष पर। अब यहाँ पे हमने दोनों तरह के रा का उदाहरण दिया है, कर्म स्वर सहित भी और स्वर रहित भी, दोनों तरह का उदाहरण दिया है। कर्म का प्लस आ, रा। अब देखो यहाँ रा में स्वर नहीं है, मा प्लस आ, तो यहाँ चूंकि स्वर नहीं है इसलिए रा जो है ऊपर चढ़ा। तो अगर स्वर होगा तो नीचे तिरछी लाइन चढ़ेगी, और अगर स्वर नहीं होगा रा में, स्वर रहित होगा, तो ऊपर चढ़ेगा। अब बलाघात, बलाघात कैसे कहते हैं? ये दो शब्दों से मिलकर बना है, बल प्लस आघात। जब हम शब्द बोलते हैं तो सभी शब्दों पे समान रूप से शक्ति नहीं लगती है, किसी पर हम अधिक जोर देते हैं, किसी पर कम जोर देते हैं। यही बलाघात है कि जिस शब्द पर हम अधिक जोर देते हैं, अधिक बल देते हैं, उस बल पर आघात लगता है, वो बलाघात है। वाक्य में भी किसी एक शब्द पर हम अधिक बल देते हैं तो उसको वाक्य बलाघात कहते हैं। अब यहाँ पर भी हमने उदाहरण दिया है, जैसे बहार, 3 अक्षर है, बा और रा पे हमने कोई जोर नहीं दिया, बहार, हा पे जोर दिया है। कथन, यहाँ था और ना पे हमने नहीं दिया है जोर। आसान, अब यहाँ आसान में सा पे हमने जोर दिया है, इन वर्णों पर अधिक बल दिया जाता है, इसलिए ये बलाघात में आते हैं, ये शब्द बलाघात है। तो बलाघात के परिभाषा बोर्ड पर भी देख लेते हैं। शब्द बलाघात, जैसे मैंने बताया था, दो होते हैं, शब्द बलाघात, वाक्य बलाघात। जब शब्द में किसी एक विशेष वर्ण पर बल देते हैं तो वो शब्द बलाघात होता है। वाक्य में जब किसी एक शब्द पर बल देते हैं तो वो वाक्य बलाघात होता है। किसी शब्द के उच्चारण में अक्षर पर जो बल दिया जाता है वो शब्द बलाघात कहलाता है। यहाँ पर हमने दो अलग उदाहरण दिए, एक्सप्लेन अलग किए थे, कमल में ला, घुमाना में मा। आते वाक्य बलाघात, जैसा कि मैंने बताया कि जब वाक्य में किसी एक शब्द पर विशेष बल दिया जाता है, कई बार उसका अर्थ बदल जाता है, तो उसको वाक्य बलाघात कहते हैं। हमने एक ही वाक्य से बताया है, तुम्हें क्या चाहिए। जब हमने यहाँ तुम्हें पे जोर दिया, तुम्हें क्या चाहिए, तो तुम्हें अर्थात दूसरे किसी को नहीं, इसी को मैंने कहा तुम्हें क्या चाहिए। अब हमने यहाँ क्या किया, क्या शब्द पे बलाघात किया, क्या शब्द पे जोर दिया, तो अर्थात क्या वस्तु चाहिए, क्या चीज चाहिए, तुमको क्या चाहिए। अब आते हैं संगम। तो जहां उच्चारण में जब हम वर्णों का उच्चारण करते हैं तब प्रवाह और विराम अलग अलग स्थितियों के हिसाब से अलग अलग हमारी जो वाणी होती है वो संगम में, वाणी तो ऊपर नीचे होती है और प्रवाह स्थान जो है वो उस शब्दों के प्रवाह विराम पर ध्यान देना इसमें आवश्यक होता है। कई बार हमें कहाँ पे विराम देना है, कहाँ पर नहीं, कहाँ पर प्रवाह देना है, कहाँ पर नहीं, अर्थ का अनर्थ भी हो जाता है। जैसे कि एक हमने बताया, रोको मत जाने दो। अगर हमने विराम रोको पे कर दिया तो मत जाने दो, और रोको मत वहां विराम कर दिया तो जाने दो। यहां भी मैंने एक ही शब्द को सिर्फ प्रवाह और विराम के आधार पर अलग अलग अर्थ से समझाया है। गरीब, पहला उदाहरण देखो, इसको संगम को संहिता भी कहते हैं। गरीबी के कारण वह मिठाई का भाव ना पूछ पाई। हमने यहाँ भाव और ना के बीच में विराम दे दिया, हमारा प्रवाह भी बदल गया कि भाव न पूछ पाए। दूसरा, उसके मन की भावना को समझो। अब यहाँ भावना, तीनों अक्षर एक जैसे हैं, किंतु यहाँ हमने एक साथ भावना को समझो। तो जब हमने इसको एक साथ एक प्रवाह में दिया और विराम भी हमारा अलग अलग हो गया, वहां पे भाव के बाद था, यहाँ भावना के बाद है, तो हमारा इसका अर्थ भी बदल गया। अब आते अनुतान। तो बोलते समय वाणी में जो उतार चढ़ाव होते हैं, हम सदैव एक सा तो बोलते नहीं, भाव के अनुसार वाणी में जो उतार चढ़ाव होते हैं उन्हें हम अनुतान कहते हैं। और इसमें क्या होता है, एक ही शब्द को जब हम भिन्न भिन्न अनुतानों के साथ बोलते हैं तो उसका अर्थ बदल जाता है। अब यहाँ हमने एक उदाहरण दिया है, जैसे कोई भी बात हुई, अच्छा, अब यहाँ हमने सामान्य सा बोल दिया, क्या उसने अच्छा काम किया, मतलब प्रश्नवाचक हो गया, उसने अच्छा काम किया, अच्छा उसने ऐसा काम किया। अब यहाँ तीन तरह से हमने अच्छा शब्द बोला और तीनों तरह से हमारे अर्थ अलग अलग हो गए।
तो ये था अनुतान। अब अंत में देखते हैं रा से संबंधित नियम। रा जब चढ़ाते तो रा दो तरह से चढ़ता है, एक तो शीर्ष माने ऊपर पे चढ़ता है जिसको रेफ वाला रा कहते हैं। ये जो है व्यंजन के पहले आता है। ये रा जो होता है ये स्वर इसमें नहीं होता है, ये स्वर रहित होता है। तो यहाँ पे हमने इसका वर्ण विच्छेद भी दिया है आशीर्वाद। इसका एक और नियम है कि जहां पे इसका उच्चारण होता है जिसके बीच में उसके बाद वाले वर्ण पे रा चढ़ता है। अधिकांशतः रा चढ़ाने में लोग अशुद्धि करते हैं, उसका यही करते हैं कि जहां पे होता है उसके पहले चढ़ा देते हैं आशीर्वाद। अब यहाँ शा और वा के बीच में हमारा उच्चारित हो रहा है तो वा पे रा चढ़ाएंगे। आ प्लस चूंकि आ हमारा ऑलरेडी स्वर है तो श प्लस ई प्लस रा। अब यहाँ देखो रा के साथ स्वर नहीं है, सीधे से व्यंजन आ गया वा प्लस आ प्लस द प्लस आ, आशीर्वाद। जब रा स्वर के साथ किसी व्यंजन के बाद आए तो उस व्यंजन के नीचे तिरछी रेखा खींचते, इसे पदेन रा भी कहते हैं, पदेन वाला। जैसे ग्रह राष्ट्र, हमने वहां क्रम का दिया प्रयोग वाले में इसका उदाहरण दिया हुआ है वर्ण विच्छेद का। अब आते रा पे ऊ की मात्रा। अधिकांशतः रा पे ऊ की मात्रा लगाते समय लोग गलतियां करते हैं, इस तरह से लगा देते हैं रा और नीचे छोटे ऊ की मात्रा, और इस तरह से लगा दिया रा बड़े ऊ की मात्रा। ये सर्वथा गलत है, इस तरह से नहीं लगाई जाती, इस तरह से नहीं लगाना है। कैसे लगाना है? रा पर छोटे ऊ की मात्रा लगाने के नियम, रा प्लस ऊ जब हमने छोटे ऊ की लगाई तो हमने यहाँ पे ऐसे कर दिया, और रा प्लस ऊ जब बड़े ऊ की लगाई तो हमने यहाँ पे इसमें थोड़ा सा सर्किल बनाया है, तब मात्रा लगाई है। तो ये विशेष नियम है ध्यान देने के। वर्ण विचार मेरा जो टॉपिक था ये पूरा हुआ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए और ये जानकारी उपयोगी लगे तो इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट अवश्य लिखें, अगर आपके मन में कोई प्रश्न हो तो उन प्रश्नों के हम उत्तर भी देंगे, और इस पर आप अपने कमेंट भी लिखें ताकि हमें पता लग सके कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।